हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आपका मेरे इजी केमिस्ट्री चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज फिर से ये क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको। क्वेश्चन है अल्कोहल और फिनॉल के क्वथनांक उनके संगत या समान द्रव्यमान वाले यौगिकों की तुलना में अधिक होते हैं, उच्च होते हैं, क्यों? एक प्रश्न ये है। एक प्रश्न है अल्कोहल और फिनॉल की अम्लीय गुण या एसिडिक नेचर को समझाइए। और एक है कि एक्सप्लेन अल्कोहल इज लेस एसिडिक नेचर देन वाटर, यानी अल्कोहल जल से भी दुर्बल अम्ल है, क्यों? ठीक है, तो आज हम क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर ये पढ़ रहे हैं। और हम आज पढ़ने वाले हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, और उसी के साथ हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। ये नोट कर लीजिए आप ये पूरे क्वेश्चंस, और अब हम इन्हीं क्वेश्चंस के आधार पर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है? हाँ, तो सुनाओ, कैसी पढ़ाई चल रही है? हाँ, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? कुछ कमेंट्स किया करो कि हाँ समझ में आ गया मैम, नहीं आया, क्या दिक्कत हुई, ऐसा कुछ बहुत कमेंट्स कर दिया करो। ठीक है? चलिए, तो हम अब पढ़ते हैं। ये लीजिए, मिटा दिया अब हमने। अब हम शुरू कर रहे हैं। देखो, हम सबसे पहले आज हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देख रहे हैं, अल्कोहल और फिनॉल के फिज़िकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण। देखिए, भौतिक गुण में हम अवस्था वगैरह अवस्था वगैरह आप सब बुक से पढ़ लेना, है ना। जो मेन है आज हम वो पढ़ते हैं, इसका नाम है गलनांक व क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक। देखिए, जिससे क्वेश्चन आएंगे ना वही मैं बता रही हूँ, यानी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वह तापक्रम जिस पर कोई पदार्थ मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? गलनांक। और बॉइलिंग पॉइंट वह तापक्रम जिस पर कोई पदार्थ क्या होने लगता है? बॉयल, उबलने लगता है, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। देखिए, वास्तव में होता क्या है, जो ये अल्कोहल एंड फिनॉल्स होते हैं उसमें एक विशेष गुण पाई जाती है कि उनके यौगिकों के मध्य एक बंध होता है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इन यौगिकों के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, उच्च होते हैं। अब कैसे, ये समझते हैं। ठीक है? अब देखिए, मान लो मैं कोई एक अल्कोहल ले लेती हूँ, चलिए इथेनॉल ही ले लेती हूँ, C2H5OH। ये क्या है? इथेनॉल है ना, इथेनॉल है। अब हम देखते हैं कि ये इथेनॉल का जो अणु है वह किस तरह से व्यवस्थित होता है। देखिए, इथेनॉल ये C2H5O और ये H, इसमें दो पोलर बॉन्ड हैं, दो ध्रुवीय बॉन्ड हैं, एक C और O के बीच में और एक O और H के बीच में। ठीक? तो हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होती है। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होने के कारण यह बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर थोड़ा सा क्या करता है? खींच लेता है। इसके कारण इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये इसका पोलर नेचर है ना, ध्रुवीय गुण, कि जो अल्कोहल्स होते हैं और फिनॉल होते हैं उनके बॉन्ड कैसे होते हैं? ध्रुवीय होते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर किस कारण ध्रुवीय हुए? इस जो गुण है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। लिखते जाइए, विद्युत ऋणात्मकता किसकी अधिक होती है? ऑक्सीजन की अधिक होती है।
ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, इसलिए ये OH बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, और जब खींचता है तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इसके कारण इस पर पार्शियल यानी तनिक ऋणावेश या पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, ऐसे मान लीजिए एक और अणु है जो इसी कंडीशन में है ना, इसी कंडीशन में है, इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। अब क्या होते हैं, ये चूंकि एक अणु तो होगा नहीं, अगर कहीं पर भी हम किसी पदार्थ की बात करेंगे तो एक अणु तो होगा ही नहीं, ऐसे लाखों अणु रहेंगे। तो ये अणु आपस में किस तरह से अरेंज हो जाते हैं, अब इसको समझिए। जैसे हम C2H5O, यहाँ H, अब ये क्या है, नेगेटिव और ये है पार्शियल पॉजिटिव। अब इसी तरह दूसरा जो होगा वो H, दूसरे अणु O और ये C2H5। ठीक, अब यहाँ पर भी इसी प्रकार HO C2H5, फिर HO C2H5, सब जगह ये अल्कोहल है। अब देखिए सब में यही गुण है कि यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव। इस अणु का भी ये हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव और ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव। इस यौगिक का भी पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव। अब होता क्या है, जब ये एक ही पात्र में रखे हुए हो तो ये इसका एक यौगिक का या एक एथिल अल्कोहल का जो पार्शियली नेगेटिव पोर्शन है, यह दूसरे यौगिक के पार्शियली पॉजिटिव पोर्शन या हाइड्रोजन परमाणु के साथ एक दुर्बल बंध बना लेता है। देखिए ये नेगेटिव पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, जिसे हम डॉटेड लाइन से ही दर्शाते हैं, और यही बॉन्ड होता है H बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड। आ गई बात समझ में? अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो वो इसके कौन कौन से गुणों को प्रभावित करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि अल्कोहल में होते हैं। देखिए अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण ये जो अणु हैं वो संगुणित, एक शब्द है संगुणन, संगुणन, संगुणन समझते हैं, संगुणन किसको कहते हैं, या इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एसोसिएटेड, एसोसिएटेड है ना, एसोसिएटेड या संगुणित अवस्था में रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपस में बिल्कुल एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, और ये चिपकने की वजह से क्या हो जाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट, अब चूंकि ये अणु एक दूसरे के बिल्कुल पास पास आ गए हैं तो अब उसे बॉयल करने के लिए या मेल्ट करने के लिए उसे इस बंध को तोड़ना होगा, तब तो अणु दूर दूर जाएंगे, है ना। बॉइलिंग पॉइंट में क्या, बॉइलिंग जब हम अणु का करते हैं तो क्या होता है, अणु जो है वो एक दूसरे से ऊर्जा ग्रहण किए और फिर ऊपर आ गए, फिर ऊर्जा ग्रहण किए ऊपर आ गए, इस तरह से बॉयल होने लगेगा तो वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, यानी अणु एक दूसरे के दूर दूर आएंगे। अब चूंकि ये संगुणित अवस्था में है, एसोसिएटेड है एक दूसरे के साथ, तो अब हमें इसे अधिक ऊर्जा देनी होगी इसको दूर दूर करने के लिए। और ये भी हम कह सकते हैं कि चूंकि इन अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए अतिरिक्त एनर्जी देनी होगी, एक्स्ट्रा फ्यूल या एक्स्ट्रा एनर्जी देनी होगी। इसके कारण ही इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। अपने जो संगत, अब अपने संगत जो यौगिक हैं उसको अब हम कैसे समझेंगे, देखिए अब ये समझ में आ गया, इसको मिटा दें तो देखिए अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ये इथेनॉल में है, हमने इसको मिटाया। अब इसके संगत कैसे हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा C2H6, ठीक है, या हम लिख सकते हैं
OCH3। अब सबका जो है ये उसके मतलब आणविक द्रव्यमान लगभग समान होते हैं, लेकिन इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है। इसीलिए क्यों होता है? क्योंकि इन अणुओं में H बॉन्ड नहीं पाया जाता, इसलिए ये एसोसिएटेड या संगुणित नहीं होते और इनको तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा नहीं देना होता। इसीलिए ये कैसे होते हैं? ये कैसे होते हैं? इनके बॉइलिंग पॉइंट अधिक होते हैं। आ गई बात समझ में? अब इसमें और कौन? एक गुण हमने देखा, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण एक गुण देखा, क्या है कि उनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। साथ में ये ज़्यादातर द्रव्य अवस्था यानी लिक्विड स्टेट में होते हैं। लिक्विड स्टेट में क्यों होता है? देखिए, अब चूंकि क्या है, जब वेपर है तो दूर दूर है, लेकिन जब वही अणु पास आ जाते हैं तो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, और ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाते हैं तो सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए, चूँकि इनमें एसोसिएशन है, इसीलिए ये अपने संगत ऑर्गेनिक कंपाउंड, संगत का मतलब यही है कि जिसमें कार्बन की संख्या समान है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लगभग समान है, लेकिन उसके बाद भी ये लिक्विड स्टेट में रहते हैं। ज़्यादातर किस स्टेट में रहते हैं? लिक्विड। और उसी के संगत जो यौगिक हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो एक ये भी स्टेट को भी प्रभावित करता है। उसके बाद जो एक और है, हमने देखिए एक अवस्था देख लिए और फिर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट देख लिए, एक और देख लेते हैं हम, ये दूसरा कर देते हैं। और तीसरा सॉल्युबिलिटी या इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में विलेयता। अब विलेयता क्या होती है? किसी भी चीज़ में घुलने की शक्ति, यानी कितनी आसानी से घुलेगा। और विलेयता का क्या गुण होता है कि कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायकों में और अकार्बनिक यौगिक अकार्बनिक विलायकों में घुलता है। लेकिन ये कार्बनिक पदार्थ होने के बावजूद ये पानी जो कि अकार्बनिक है उसमें भी क्या हो जाता है? आसानी से घुल जाता है। ठीक है, अब इसका भी हम कारण क्या देंगे? इसका कारण भी हम हाइड्रोजन बॉन्ड देंगे। कैसे? देखिए, इसको भी अब हम देख लेते हैं कि ये विलय क्यों हो रहा है पानी में। देखिए, पानी के साथ मिलकर भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। अब देखें हम पानी के साथ हाइड्रोजन, ये H, ये O, ये H, ये फिर हो गया ये आ गया H, ये O, C2H5, एक अणु पानी, एक अणु हम क्या ले रहे हैं? H, और ये देखिए, अब यहाँ पर भी इसमें भी पोलैरिटी है, तो यहाँ पर भी माइनस और ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पर भी क्या है? माइनस और ये प्लस। ठीक है, इसमें भी ध्रुवणता का गुण है और इसमें भी। अब ये आपस में यानी पानी के अणु के साथ क्या कर रहा है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ये देखो, एक अणु हमने पानी का लिया है और एक अणु हम किसका ले रहे हैं? इथेनॉल का ले रहे हैं, लेकिन इनके बीच भी क्या बन गया? H बॉन्ड। और चूंकि ये पानी के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर समायोजित हो जाते हैं, इसके कारण ये कैसे होते हैं? इनकी विलेयता पानी के साथ अधिक होती है, अच्छी विलेयता होती है। ठीक है, तो ये आपको आज इतना पढ़ना है। क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल्स। ठीक है, तो फिनॉल भी इसी तरह के गुण प्रदर्शित करता है, उसका भी अपने करस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स की तुलना में मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है। ठीक है ना, तो मिटा दो इसको, लिख लिया आप लोगों ने। इसके बाद हम इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। मिटा दें? अब केमिकल प्रॉपर्टीज आपको मालूम है कि एल्कोहल एंड फिनॉल,
उसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है बताओ? एल्कोहल और फिनॉल्स में क्रियात्मक समूह क्या है? ROH, या एरिल ग्रुप है AROH। ये सामान्य सूत्र एल्कोहल का हो गया, ये सामान्य सूत्र किसका हो गया? फिनॉल का हो गया। अब देखिए इसमें जो फंक्शनल ग्रुप दोनों में क्या है? OH ग्रुप है। ठीक है, क्या है? OH ग्रुप है। और OH ग्रुप के कारण ये उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज ये केमिकल प्रॉपर्टीज किस पर है? मैंने पहले एक बार बताई थी, क्रियात्मक समूह जो किसी भी यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, वह उसका क्रियात्मक समूह दर्शाता है। यानी R पर जो क्रियात्मक समूह नहीं है तो इस पर उसकी रासायनिक गुण निर्भर नहीं करेगा, बल्कि किस पर करेगा? OH पर। और देखिए दोनों ही कंपाउंड में OH क्रियात्मक गुण है, क्रियात्मक समूह है, इसलिए दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज में भी समानता पाई जाती है। ठीक, अब इसमें जो सबसे बड़ी समानता होती है वो है एसिडिक इन नेचर। एसिडिक नेचर यानी कि अम्लीय गुण। हम अब फिनॉल और एल्कोहल और फिनॉल के अम्लीय गुण को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम अम्ल के विषय में पढ़ते हैं। अम्ल यानी एसिड। देखो वो एसिडिक नेचर कह रहा है, एसिडिक नेचर का मीन्स वो एसिड नहीं है लेकिन अम्ल के समान व्यवहार करता है, तो उसे हम एसिडिक नेचर कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एसिडिक नेचर को समझने के लिए या एसिड को समझने के लिए हम एक दो सिद्धांत देखते हैं कि वास्तव में एसिड होता कौन है। ठीक है, तो एक आपने पढ़े होंगे ऑर्हीनियस थ्योरी। अगर याद हो तो बताएं, ऑर्हीनियस थ्योरी में क्या होता है? ऑर्हीनियस थ्योरी में हर वो पदार्थ अम्ल है जो H+ आयन देता है, यानी H+ आयन डोनर जो है वो एसिड होता है अकॉर्डिंग टू ऑर्हीनियस थ्योरी। ठीक है, अब दूसरा एक और पढ़ लेते हैं, ब्रॉन्स्टेड लॉरी की थ्योरी क्या है? कॉन्सेप्ट है ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। ये कहता है कि हर वो पदार्थ अम्ल है जो कि H+ आयन देते हैं, और उसका जो शेष बचा भाग है, देखिए ये HCl, इसने H+ आयन दिया, और इसका जो शेष बचा भाग है वो कॉन्जुगेटेड बेस होता है। क्या होता है? कॉन्जुगेटेड बेस, यानी संयुग्मी क्षार। जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी है वो संयुग्मी अम्ल क्षार के सिद्धांत पर आधारित है। फिर से सुनिए, ऑर्हीनियस क्या कहता है? हर वो पदार्थ जो पानी में घुलकर H+ आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं, और हर वो पदार्थ, ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार, हर वो पदार्थ जो पानी में घुलकर H+ आयन देता है वो अम्ल है, और उसका जो भाग शेष रह जाता है वह उसका संयुग्मी क्षार होता है। संयुग्मी क्षार। आ गई बात समझ में? ये वास्तव में अम्ल और क्षार को मेरा समझाने का यहाँ उद्देश्य ये है कि आप समझ जाएं कि एल्कोहल और फिनॉल भी क्यों अम्ल के समान व्यवहार करता है। ठीक है, तो अपन ने ये देख लिए कि ये अम्ल और क्षार के क्या होते हैं। हमने केवल अम्ल को ही कहा। अगर आप ऑर्हीनियस के अनुसार क्षार वो पदार्थ है जो OH देता है ना, उस पर हम नहीं जाएंगे, पहले अभी हम अम्ल को देखते हैं।
ठीक है। अब देखिए, अब क्या क्या एल्कोहल और फिनॉल भी H+ आयन देते हैं क्या? देखते हैं अपन। क्या एल्कोहल C2H5OH, यदि इसे घोला जाए तो क्या मिलता है? C2H5O प्लस H+ आयन, और ये O- आयन। बात समझ में आई कि ये भी घुलने पर, आयनित होने पर H+ आयन दे रहा है, इसलिए एल्कोहल भी किसके समान काम करेगा? अम्ल, एसिड के समान कार्य करेगा। अब ये क्या, ये कौन सा? ये है इथॉक्साइड आयन, इथॉक्साइड आयन। और ये क्या है? H+ आयन, या इसी को हम प्रोटॉन कह देते हैं कई बार, ठीक है। अब इसी तरह हम देखते हैं क्या फिनॉल भी ऐसा करता है? C6H5OH, इसे भी जब हम घोलेंगे क्या मिलेगा? C6H5O- आयन प्लस H+ आयन। तो ये कौन सा आयन है? फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड आयन। ये फिनॉक्साइड आयन हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसके अम्लीय गुण को प्रदर्शित करने के लिए हमने इसे क्या किया? दोनों को, एल्कोहल को और फिनॉल को आयनित कराए, और हम देखें कि वास्तव में ये दोनों ही H+ आयन दिया, इसके कारण ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब देखिए, अगर अम्लीय है तो कितना अम्लीय है? क्या बहुत ज़्यादा? क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल से भी अम्लीय है? क्या जो अकार्बनिक अम्ल होते हैं HCl, HNO3, क्या उससे अम्लीय ज़्यादा है या उससे कम अम्लीय है? तो वास्तव में बताएं, ये उतने अम्लीय नहीं होते। वास्तव में ये अम्ल तो होते ही नहीं हैं, ये केवल अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। देखिए, अम्ल की हमने गुण पढ़े हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, तो कुछ कुछ बहुत सारे हमने लिटमस पेपर का भी गुण पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर ये विशेष परिस्थितियों में अम्ल के समान व्यवहार करते हैं, न कि ये अम्ल ही होते हैं। अब ये अम्लीय गुण कितना प्रदर्शित करता है, इसको अब हम समझते हैं, ठीक है। देखिए, ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल्स के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, है ना। अब देखिए, अगर अम्ल हमने देख लिया, अम्ल है तो कितना है? देखिए, जैसे हम पहले बात करें एल्कोहल की, हम पहले एल्कोहल की बात करें, एल्कोहल्स की। देखिए, एल्कोहल क्या होते हैं? ROH। हमने देखा कि RO- और प्लस H+, ये दिया। H+ आयन देने के कारण ये क्या हो गए? ये हो गए अम्लीय। अब ये R की जगह हम देखते हैं, जैसे हम रख रहे हैं C2H5OH। अब हम इसे भी क्या कर दें? C2H5O- प्लस H+ आयन। फिर हम ये प्राइमरी अल्कोहल है, हम सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं, द्वितीयक अल्कोहल। ये ले लेते हैं CH3C, यहाँ पर CH3 शाखा निकल जाती है ना, और ये अब इसको जब हम आयनित कराएंगे तो क्या हो जाएगा? CH3C, है ना, CH, और यहाँ पर CH3 और O- प्लस H+, ठीक है। अब हम टर्शरी ले लेते हैं, हम टर्शरी अल्कोहल ले लेते हैं, CH3C, यहाँ पर CH3, देखिए शाखा दोनों तरफ निकल चुकी है, इसलिए टर्शरी हो गया। OH, अब ये इसको भी हम आयनित करा देते हैं, CH3C, CH3, CH3, O- और प्लस H+। देखिए, हम पहले तीनों अल्कोहल की ही बात कर लेते हैं। ये प्राथमिक अल्कोहल है, ये द्वितीयक अल्कोहल है, और ये तृतीयक अल्कोहल है। देखो, होता क्या है, ये अल्कोहल में जो एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये कौन सा ग्रुप है? एल्किल ग्रुप।
ये एल्किल ग्रुप वास्तव में इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होता है। रिपेल यानी अपने से दूर करता है। ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी ग्रुप होता है। ये अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर करता है। ठीक है, अब दूर करने से क्या होता है, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी ना। इलेक्ट्रॉन को इसने, इस बंध के इलेक्ट्रॉन को भी इसने यहाँ पर किया, इसकी ऑलरेडी जो नेगेटिविटी जो है ये ज़्यादा है, विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन की ज़्यादा है, यानी इधर से रिपेल कर रहा, इधर से भी वो खींच रहा है। तो कुल मिलाकर इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है, इलेक्ट्रॉन घनत्व वो डिपेंड करेगा कि इसकी एसिडिटी नेचर कितना है। ठीक, अब देखिए क्या होता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग 1 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग 2 तरफ से है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग कितनी तरफ से है, 3 तरफ से है। ठीक है, अब जब इस यहाँ पर एल्किल समूह की जो शाखाएं हैं वो हर तरफ से क्या कर रही हैं, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन को भेज रही हैं। भेजने के कारण इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और बढ़ने के कारण इसका जो स्थायित्व है वो कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर ये इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया तो ये H+ आयन आसानी से नहीं निकलेंगे, ये भी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ गया तो ये H+ आयन को जो है और उससे पकड़ा रहेगा, तो इसके कारण ये H+ आसानी से नहीं निकलेंगे। इसीलिए एसिडिक जो नेचर है वो लगातार कम होता जाएगा। बात आई समझ में? और इस इफेक्ट को जो वो भेज रहा है, रिपेल कर रहा है, इसको हम बोलते हैं +I इफेक्ट। +I इफेक्ट ये आप 11वीं में पढ़ के आए हैं, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट है जिसके कारण एल्किल समूह जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। रिपेल करने के कारण इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। जितना अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा उतना ही इसकी स्थायित्व कम हो जाएगी, और स्थायित्व कम होने के कारण इसका एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। क्यों? देखिए, अगर H+ विलयन में है जभी तो वो एसिडिक है, और अगर H+ नहीं है तो एसिडिक नहीं है। तो अगर हम इसके बात करें कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, तो सबसे अधिक जो है वो प्राइमरी एल्कोहल एसिडिक होगा, फिर सेकेंडरी होगा उससे कम, और फिर सेकेंडरी अल्कोहल, और सबसे कम होगा टर्शरी अल्कोहल। ये इसका सीक्वेंस है। सबसे अधिक नेचर में होते हैं प्राइमरी, फिर एसिडिक नेचर के, फिर होता है सेकेंडरी, और उसके बाद होता है टर्शरी। क्योंकि यह इसके पोलैरिटी के गुण को बढ़ा दिया, है ना। ये +I इफेक्ट के कारण, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग के कारण इसकी जो पोलैरिटी है वो कम हो गई और बढ़ा दी, और इसके कारण इसका स्थायित्व कम हो गया। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब एक और देख लेते हैं कि आपके NCERT की बुक में, मिटा दें इसको, आपके NCERT की बुक में एक और लाइन लिखी हुई है, एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्या अल्कोहल पानी से भी दुर्बल अम्ल है। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अल्कोहल पानी से भी दुर्बल है क्या? इस चीज़ को अब हम समझते हैं। देखिए, वास्तव में अभी हमने ब्रॉन्स्टन क्लोरी पढ़े, ठीक। ये है अल्कोहल ROH, ये आयनित हुआ। आयनित होने के कारण ये एक माइनस और H+, ये हम देखते ही आ रहे हैं। इसको जो है ये एल्कोक्साइड आयन कहते हैं, एल्कोक्साइड आयन, ठीक। जब इस एल्कोक्साइड आयन को
इस एल्कोक्साइड आयन को पानी के संपर्क में लाया जाता है, से क्रिया कराई जाती है, तो यह पानी के H को खींच लेता है और ROH पुनः बना देता है और OH माइनस अकेला रह जाता है। अब इससे क्या समझ में आता है? ये रिएक्शन है। इससे ये बात समझ में आई कि वास्तव में एल्कोहल जो है ये वीक एसिड है देन पानी। क्यों? क्योंकि ब्रॉन्स्टन-क्लॉरी क्या कहता है कि जो H+ आयन दिया है, ये दुर्बल अम्ल का शेष बचा भाग, ये दुर्बल अम्ल होगा जब ही इसका शेष बचा भाग यानी एल्कोक्साइड आयन ये प्रबल क्षार के समान काम करेगा। इसकी प्रबलता, ये ब्रॉन्स्टन-क्लॉरी का मतलब सिद्धांत ही है, कॉन्सेप्ट है कि यदि कोई दुर्बल अम्ल है तो दुर्बल अम्ल H+ आयन देगा और उसका शेष बचा भाग प्रबल क्षार के समान काम करेगा। यदि कोई प्रबल अम्ल है तो उसका शेष बचा भाग दुर्बल क्षार के समान काम करेगा। ठीक है, तो ये पक्के से ये दुर्बल अम्ल है। इसके कारण जो एल्कोक्साइड आयन है इसमें प्रोटॉन को ग्रहण करने की शक्ति, प्रोटॉन को अट्रैक्ट या ग्रहण करने की शक्ति बहुत अधिक होती है। इसके कारण हम ये कह सकते हैं, और ये पानी के प्रोटॉन को ले लिया यानी इसकी प्रबलता कैसी है? अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि जो एल्कोहल है वो पानी की तुलना में दुर्बल अम्ल होते हैं। बात आ गई समझ में? ठीक है, तो ये एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल देखे अपन ने। अब हम फिनॉल की जो एसिडिक नेचर है वो हम थोड़ा सा देखते हैं। बाकी कल आपको, इसके बाद के वीडियो में मैं आपको फिनॉल के पूरे एसिडिक नेचर के बारे में बताऊंगी। क्यों? क्योंकि जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फिनॉल की एसिडिक नेचर देखो, जैसा जैसा एल्कोहल वैसा वैसा फिनॉल। यहाँ पर भी फिनॉल ये है, फिनॉल ये OH प्लस आयनित होगा। आयनित होने पर क्या बनाएगा? ये बना लिया O प्लस H+, ये है फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, और ये H+ देने के कारण क्या हो गया? अम्लीय गुण प्रदर्शित किया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज हम इतना ही पढ़ते हैं। कल हम फिनॉल की एसिडिक नेचर को और अच्छे से समझेंगे। यदि फिनॉल पर कोई सब्स्टिट्यूएंट है ना, नाइट्रो समूह है या एमीन समूह है, तो फिर उसके एसिडिक नेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को, और इसी चैनल पर बने रहिए और अपनी केमिस्ट्री पढ़ते रहिए। बाय।